किसी भीषण प्रलय ने इस पूरे क्षेत्र को तबाह कर दिया। पुरातत्वविद यह जानने के लिए उत्सुक हैं कि पुमा पुंकू क्या था। बोलीविया के ऊंचे एंडीज पर्वतमाला में स्थित पुमा पुंकू एक प्राचीन स्थल है, जहां विशाल पत्थरों और उनकी सटीक आकृतियों ने सदियों से विशेषज्ञों को अचंभित रखा है। इसे किसने बनाया और उन्होंने इतने भारी पत्थरों को कैसे हिलाया और तराशा? क्या यह एलियंस थे, लुप्त सभ्यताएं थीं, या मानव प्रतिभा? आइए हम पुमा पुंकू के अद्भुत रहस्यों और इसकी छिपी कहानी को उजागर करें। पश्चिमी बोलीविया के विशाल और शांत मैदानों में स्थित ऊंचे एंडीज पर्वतमाला का यह खोया हुआ द्वार एक ऐसी जगह है जो एक ही समय में शांत और शक्तिशाली दोनों का अनुभव कराती है। इस जगह को पुमा पुंकू कहा जाता है, जिसका अर्थ है पुमा का द्वार। यह विशाल तिवानकू परिसर का हिस्सा है, जो दक्षिण अमेरिका के सबसे महत्वपूर्ण प्राचीन स्थलों में से एक है। इसके आसपास की भूमि खुली और ठंडी है, और विशाल आकाश अनंत तक फैला हुआ प्रतीत होता है। पत्थरों को देखने से पहले ही कई आगंतुकों को यह एहसास हो जाता है कि पुमा पुंकू कोई साधारण जगह नहीं है। यह किसी प्राचीन, गहन और अर्थपूर्ण चीज का द्वार प्रतीत होता है। पुमा पुंकू एंडियन अल्टीप्लानो पर टिटिकाका झील के नीले पानी के निकट स्थित है। यह स्थान समुद्र तल से लगभग 3850 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। इतनी ऊंचाई पर हवा पतली है और जमीन कठोर है, फिर भी प्राचीन लोगों ने किसी विशेष उद्देश्य के लिए इस स्थान को चुना। पुमा पुंकू का निर्माण अकेले नहीं हुआ था। यह विशाल तिवानकू अनुष्ठान केंद्र का हिस्सा था, एक ऐसा स्थान जहां कभी बड़े समारोह, अनुष्ठान और महत्वपूर्ण आयोजन होते थे। इससे पता चलता है कि यह स्थल इसे बनाने वाले लोगों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण था। पुमा पुंकू के पत्थर जमीन पर एक विशाल पहेली के टुकड़ों की तरह बिखरे हुए हैं। कुछ पत्थर सपाट पड़े हैं, कुछ सीधे खड़े हैं और कुछ टूटे हुए प्रतीत होते हैं, फिर भी शक्तिशाली हैं। बहुत समय पहले इन पत्थरों ने सुनियोजित संरचनाओं का निर्माण किया था। समय, मौसम और मानवीय गतिविधियों ने इनकी स्थिति बदल दी है, लेकिन इनकी उपस्थिति आज भी प्रबल है। अपनी जर्जर अवस्था में भी ये स्थल कौशल, सावधानी और गहन योजना का प्रमाण देते हैं। स्थल अपनी महत्ता का बखान नहीं करता, बल्कि चुपचाप लोगों को करीब से देखने के लिए आमंत्रित करता है। पुमा पुंकू का वर्णन करने वाला पहला जात यूरोपीय व्यक्ति पेड्रो चिएसा डी लियोन था, जिसने सन 1549 में यह कार्य किया था। जब उसने इस स्थल को देखा तो वह अपने सामने मौजूद दृश्य को देखकर चकित रह गया। वह यह नहीं समझ पा रहा था कि इतने विशाल पत्थरों को इतनी दूरस्थ जगह पर कैसे तराशा और रखा गया था। उनकी रिपोर्ट ने ऐसी जिज्ञासा जगाई जो कभी शांत नहीं हुई। उस क्षण से पुमा पुंकू लिखित इतिहास में दर्ज हो गया और एंडीज पर्वतमाला से परे के लोगों के लिए आश्चर्य का विषय बन गया। सदियों से विद्वान, यात्री और शोधकर्ता बार बार पुमा पुंकू लौटते रहे। कुछ लोग नोटबुक लेकर आए, कुछ औजार लेकर और कई लोग सवाल लेकर। किताबें लिखी गईं, चित्र बनाए गए और बाद में वीडियो पूरी दुनिया में फैल गए। धीरे धीरे पुमा पुंकू को पृथ्वी के सबसे बड़े प्राचीन रहस्यों में से एक के रूप में ख्याति प्राप्त हुई। कुछ व्याख्याएं सावधानीपूर्वक और वैज्ञानिक थीं, जबकि कुछ निरर्थक और कल्पनाशील थीं। फिर भी उन सभी ने एक ही बात को दर्शाया। इस जगह को अनदेखा नहीं किया जा सकता। इसके आकर्षण के कई कारण हैं। आधुनिक मानकों के हिसाब से भी यह स्थल अत्याधुनिक दिखता है। यह एक ऐसे स्थान पर स्थित है जहां जीवन कठिन है,
फिर भी इसे स्पष्ट रूप से उद्देश्य और सावधानी से बनाया गया है। यह योजनाबद्ध लगता है, आकस्मिक नहीं। लोग अक्सर सोचते हैं कि यहां इतना प्रयास क्यों किया गया और निर्माताओं का क्या उद्देश्य था। पुमा पुंकु लोगों को यह सोचने पर मजबूर करता है कि प्राचीन सभ्यताएं वास्तव में क्या करने में सक्षम थीं। इस जिज्ञासा के मूल में एक सरल प्रश्न निहित है, क्या पुमा पुंकु की पहेली आखिरकार सुलझ गई है? और अगर सुलझ गई है, तो यह समाधान हमें प्राचीन लोगों के बारे में क्या बताता है? जैसे जैसे द्वार खुलता जाता है, असली आश्चर्य पुमा पुंकु की स्थिति में नहीं, बल्कि इसके पत्थरों को जिस सटीकता से तराशा गया है उसमें निहित है, जो आज भी आधुनिक दुनिया को चुनौती देता है। ऐसी इंजीनियरिंग जो अपेक्षाओं से परे है। पुमा पुंकु के पत्थरों के बीच चलना ऐसा लगता है मानो आप किसी ऐसी जगह पर आ गए हों जहां तर्क कुछ क्षणों के लिए ठहर जाता है। जमीन पर विशालकाय शिलाखंड बिखरे पड़े हैं, जिनमें से प्रत्येक भारी, नुकीला और सावधानीपूर्वक तराशा हुआ है। इनमें से कुछ पत्थरों का वजन 131 मीट्रिक टन तक है। इनका आकार ही लोगों को स्तब्ध करने के लिए काफी है। यह कल्पना करना कठिन है कि प्राचीन निर्माता इतने विशाल पत्थरों को कैसे हिलाते, उठाते और रखते होंगे। ये पत्थर मुख्य रूप से एंडेसाइट और लाल बलुआ पत्थर से बने हैं। ये सामग्रियां मजबूत और टिकाऊ तो हैं, लेकिन इन्हें आकार देना बहुत मुश्किल है। लेकिन प्यूमा पुंकु में इन्हें चिकनी सतहों और सीधी रेखाओं के साथ काटा जाता है। किनारे साफ सुथरे ढंग से मिलते हैं, कोने एकदम सटीक रूप से संरेखित होते हैं। कई पत्थर इतनी कुशलता से आपस में जुड़े हुए हैं कि ऐसा लगता है मानो उन्हें सीमेंट की आवश्यकता ही नहीं है। इस स्तर की सटीकता एक शांत सौंदर्य बोध उत्पन्न करती है। कुछ भी जल्दबाजी में या लापरवाही से किया हुआ नहीं दिखता। सब कुछ सुनियोजित प्रतीत होता है। इस स्थल पर मौजूद सबसे प्रसिद्ध पत्थरों में से एक हैं तथाकथित एच आकार के ब्लॉक। इन पत्थरों को सावधानीपूर्वक गहरी खांचों, तीखे कोणों और दोहराई जाने वाली आकृतियों से तराशा गया है। इनमें से कुछ पत्थरों में लगभग 80 अलग-अलग फलक होते हैं। प्रत्येक फलक को नापकर और आकार देकर अन्य फलकों के साथ फिट किया जाता है। जब इन्हें एक साथ रखा जाता है तो ये मजबूत जुड़ाव बनाते हैं, जैसे किसी विशाल पत्थर प्रणाली के हिस्से हों। इनकी डिजाइन में योजनाबद्धता, संतुलन और आकार की गहरी समझ झलकती है। इसे और भी दिलचस्प बनाती है इन औजारों का रहस्य। पुरातत्वविदों को आज तक इन पत्थरों को तराशने में इस्तेमाल किए गए असली औजार नहीं मिले हैं। इस स्थल पर धातु के ब्लेड या काटने के उपकरण नहीं मिले हैं। इस कमी से कई सवाल उठते हैं। इतने कठोर पत्थरों को इतनी सफाई से कैसे तराशा गया होगा? कोणों को इतना सटीक कैसे रखा गया होगा? औजारों की अनुपलब्धता पुमा पुंकु के प्रति विस्मय की भावना को और बढ़ा देती है। शोधकर्ताओं ने जवाब खोजने के लिए प्रायोगिक पुरातत्व का सहारा लिया है। प्राचीन विधियों का परीक्षण करके उन्होंने पाया कि हथौड़े, छेनी और रेत से घिसने जैसे औजार कुछ कलाकृतियों की व्याख्या कर सकते हैं। पर्याप्त समय, धैर्य और कौशल के साथ ये सरल उपकरण आश्चर्यजनक सटीकता के साथ पत्थर को आकार दे सकते हैं। इन प्रयोगों से पता चलता है कि बेहतर परिणाम प्राप्त करने के लिए हमेशा उन्नत मशीनों की आवश्यकता नहीं होती। फिर भी इन स्पष्टीकरणों के बावजूद कारीगरी वाकई प्रभावशाली है। कई पत्थरों में एक रूपता साझा ज्ञान और सावधानीपूर्वक प्रशिक्षण का संकेत देती है। बिल्डरों ने स्पष्ट नियमों और मापों का पालन किया। उन्होंने एकाग्रता और सावधानी से काम किया। हर एक कटाई महत्वपूर्ण थी। हर पहलू का एक उद्देश्य था। अनुशासन का यह स्तर एक ऐसे समाज की कहानी कहता है जो व्यवस्था और सौंदर्य को महत्व देता था। असली रहस्य जादू या लुप्त तकनीक में नहीं है,
यह मानवीय समर्पण है। इस्पात के औजारों या लिखित परंपरा के बिना एक सभ्यता इतनी सटीक आकृतियां कैसे बना सकती थी जो आधुनिक इंजीनियरिंग को टक्कर देती हैं? पत्थर की खुदाई और परिवहन, एक विशाल पहेली। पुमा पुंकु केवल नक्काशीदार पत्थरों की कहानी नहीं है। यह कहानी गति, प्रयास और गहन योजना की भी है। जब लोग इस स्थल का बारीकी से निरीक्षण करते हैं तो एक सवाल बार बार उठता है, ये पत्थर यहां कैसे पहुंचे? इसका जवाब आसान नहीं है और यही बात इसे इतना रोचक बनाती है। पुमा पुंकु में इस्तेमाल किए गए सभी पत्थर आसपास की जमीन से नहीं लाए गए थे। लाल बलुआ पत्थर लगभग 10 किलोमीटर दूर स्थित खदानों से लाया गया था। पतली हवा और ठंडी हवाओं वाले इलाके में इतनी दूरी तय करना ही अपने आप में एक मुश्किल काम रहा होगा। लेकिन एंडेसाइट पत्थरों के साथ यह कहानी और भी उल्लेखनीय हो जाती है। ये पत्थर टिटिकाका झील के उस पार से लाए गए थे जो लगभग 90 किलोमीटर दूर है। इसका मतलब है कि निर्माणकर्ताओं ने केवल आसपास उपलब्ध पत्थरों का ही उपयोग नहीं किया। उन्होंने विशिष्ट उद्देश्यों के लिए विशिष्ट प्रकार के पत्थरों का चयन किया। यह चयन स्पष्ट इरादे को दर्शाता है। लाल बलुआ पत्थर को आकार देना आसान होता है और संभवतः इसका उपयोग बड़े आधार स्तंभों के लिए किया गया था। एंडेसाइट बहुत कठोर और मजबूत होता है, जो इसे सटीक कटाई और आकार तय करने के लिए आदर्श बनाता है। अलग अलग जगहों से अलग अलग पत्थरों का चयन करने के लिए ज्ञान, योजना और आत्मविश्वास की आवश्यकता थी। पहला पत्थर उठाने से पहले ही बिल्डरों को ठीक-ठीक पता था कि उन्हें क्या चाहिए। इन पत्थरों का परिवहन पुमा पुंकु के सबसे बड़े रहस्यों में से एक है। इस बात का कोई प्रमाण नहीं है कि तिवानकु जनजाति के लोग भारी सामान ढोने के लिए पहिए का इस्तेमाल करते थे। साथ ही ऐसे बड़े जानवरों का भी कोई संकेत नहीं मिलता जो कई टन वजनी पत्थरों को खींच सकें। खदानों और स्थल के बीच की भूमि में पहाड़ियां, ऊबड़-खाबड़ जमीन और पानी शामिल हैं। आज भी ऐसे पत्थरों को स्थानांतरित करना एक बहुत बड़ा काम होगा। इसी कारण से कई सदियों से बहुत से लोग यही सवाल पूछते आ रहे हैं, उन्होंने यह कैसे किया? विद्वानों ने प्राचीन समाजों के बारे में उपलब्ध जानकारी के आधार पर सावधानीपूर्वक उत्तर दिए हैं। ये विचार मानवीय शक्ति, टीम वर्क और धैर्य पर केंद्रित हैं। संभवतः लोगों के बड़े समूहों ने पौधों के रेशों से बनी मोटी रस्सियों का उपयोग किया होगा। लकड़ी के रोलर या स्लेज पत्थरों को जमीन पर खिसकाने में मददगार रहे होंगे। मिट्टी और पत्थरों से बने रैंप ढलानों पर आवागमन को आसान बनाते होंगे। टिटिकाका झील को पार करना इस रहस्य में एक और परत जोड़ता है। यह झील चौड़ी और गहरी है, फिर भी प्राचीन लोग सरकंडे की नाव बनाने में कुशल थे। ये नावें लोगों और सामान को ले जाने के लिए काफी मजबूत थीं। ऐसा माना जाता है कि पत्थरों को कुछ दूरी तक पानी के माध्यम से ले जाया गया होगा और फिर किनारे पर पहुंचने के बाद उन्हें जमीन पर घसीटा गया होगा। इस पद्धति के लिए सटीक समय, संतुलन और समन्वय की आवश्यकता होती। इन विद्वतापूर्ण विचारों के साथ साथ कुछ अधिक नाटकीय सिद्धांत भी सामने आए हैं। कुछ लोग अज्ञात तकनीकों या लुप्त ज्ञान का सुझाव देते हैं। ये विचार अक्सर रोमांचक लगते हैं, लेकिन इनमें ठोस प्रमाणों की कमी है। पुरातत्व विज्ञान परीक्षण और खोजी जा सकने वाली चीजों पर निर्भर करता है। मानव श्रम और ज्ञात तकनीकों पर आधारित सरल व्याख्याएं अब तक मिले प्रमाणों के साथ सबसे सटीक बैठती हैं। इस पहेली का एक और महत्वपूर्ण हिस्सा तिवानाकु शहर का स्थान है। यह शहर प्राचीन जलमार्गों से काफी ऊंचाई पर और घने जंगलों से दूर स्थित है। पहली नजर में यह एक प्रमुख पत्थर केंद्र बनाने के लिए एक अनुपयुक्त स्थान प्रतीत होता है,
लेकिन यह चुनाव जानबूझकर किया गया हो सकता है। तिवानाकू लोगों, खेतों और सड़कों के एक विस्तृत नेटवर्क के केंद्र में स्थित था। इसकी स्थिति ने इसे आवागमन को नियंत्रित करने और विभिन्न क्षेत्रों को जोड़ने में सक्षम बनाया। तिवानाकू के आसपास की भूमि उन्नत कृषि प्रणालियों के लिए उपयुक्त थी। ऊंचे खेतों ने कठिन परिस्थितियों में भी भोजन उगाने में मदद की। इसका मतलब था कि श्रमिकों के बड़े समूहों को भोजन और सहायता प्रदान की जा सकती थी। खाद्य सुरक्षा के साथ ही कई वर्षों तक चलने वाली बड़ी परियोजनाओं की योजना बनाने की क्षमता भी आई। पुमापुंकू का निर्माण जल्दबाजी में नहीं हुआ था। यह समय के साथ निरंतर प्रयास का परिणाम है। यदि पत्थरों की यात्रा धैर्य और शक्ति को दर्शाती है, तो अगला प्रश्न इससे भी कहीं अधिक गहरा अर्थ प्रकट करता है। ऐसा कारनामा करने में सक्षम लोग कौन थे? तिवानाकू का रहस्य। पुमापुंकू का निर्माण किसने किया? लंबे समय तक पुमापुंकू एक अनसुलझी पहेली की तरह रहा। कई लोग सोचते थे कि इतनी सटीक और शक्तिशाली चीज का निर्माण किसने किया होगा। समय बीतने के साथ साथ गहन अध्ययन से रहस्य स्पष्ट हुआ। रहस्य पूरी तरह से गायब नहीं हुआ, बल्कि इतिहास में इसका आधार स्थापित हो गया। रेडियोकार्बन डेटिंग ने एक महत्वपूर्ण सफलता प्रदान की। पुमापुंकू की आधारभूत परतों में पाए गए जैविक पदार्थों का परीक्षण किया गया। परिणामों से पता चला कि इस स्थल का निर्माण लगभग 536 से 600 ईस्वी के बीच हुआ था। इससे यह निश्चित रूप से तिवानकू सभ्यता के काल में स्थापित होता है। ये पत्थर एक जात सभ्यता से संबंधित हैं, किसी लुप्त युग से नहीं, जिसे लोग अब याद नहीं कर सकते। तिवानकू सभ्यता इनका सभ्यता के उदय से बहुत पहले फली फूली थी। लगभग 500 से 1000 ईस्वी के दौरान उन्होंने एक सशक्त और संगठित समाज का निर्माण किया। उन्होंने उन्नत कृषि पद्धतियां विकसित कीं, जिनसे ठंडे और शुष्क मौसम में भी फसलें उगने लगीं। उन्होंने शहरों की योजना सावधानी पूर्वक बनाई, खुले स्थानों का उपयोग किया, इमारतों को सुव्यवस्थित रखा और अनुष्ठानों और सभाओं के लिए साझा केंद्र बनाए। तिवानकू मात्र एक स्थानीय शक्ति से कहीं अधिक थे। इसका प्रभाव एंडीज पर्वतमाला के एक विस्तृत क्षेत्र में फैला हुआ था। व्यापार मार्गों के माध्यम से वस्तुओं, विचारों और शैलियों का आदान प्रदान होता था। इस साझा संस्कृति को शहर से दूर स्थित कला, औजारों और भवन निर्माण विधियों में देखा जा सकता है। पुमापुंकू इस व्यापक परिदृश्य में स्वाभाविक रूप से समाहित हो जाता है। पुमापुंकू की वास्तुकला तिवानकू के अन्य स्मारकों से काफी मिलती जुलती है। यहां बार बार एक ही प्रकार के पत्थरों का प्रयोग किया गया है। एक जैसी सटीक कटाई और दोहराई जाने वाली आकृतियां विभिन्न स्थलों पर पाई जाती हैं। यह निरंतरता महत्वपूर्ण है। यह दर्शाता है कि पुमापुंकू का निर्माण अज्ञात लोगों द्वारा नहीं किया गया था। यह कुशल कारीगरों द्वारा पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही एक जीवंत परंपरा का हिस्सा था। कुछ लोगों का दावा है कि यह स्थल अपने समय के हिसाब से बहुत उन्नत था। वहीं कुछ अन्य लोगों का मानना है कि इसके निर्माता इस दुनिया से बाहर के या किसी भूली हुई महासभ्यता के लोग थे। पुरातत्व इन विचारों का समर्थन नहीं करता। साक्ष्य स्पष्ट रूप से तिवानकू इंजीनियरों और शिल्पकारों की ओर इशारा करते हैं। ये वे लोग थे जिन्होंने अभ्यास, अवलोकन और शिक्षण के माध्यम से सीखा था। उनकी कुशलता पीढ़ियों से विकसित होती रही। पत्थरों से भी इसका समर्थन मिलता है। कुछ पत्थरों पर ऐसे निशान हैं जो स्थानीय पत्थर तराशने की परंपराओं से मेल खाते हैं। कोनों को आकार देने और सतहों को परिष्कृत करने का तरीका इस क्षेत्र की प्रचलित तकनीकों के अनुरूप है। ये बारीकियां उंगलियों के निशान की तरह काम करती हैं। ये पुमापुंकू को
व्यापक तिवानकू जगत से जोड़ती हैं। असली रहस्य यह नहीं है कि इसे किसने बनाया। इसे उन लोगों ने बनाया जिन्हें हम जानते हैं, बल्कि असली रहस्य यह है कि उनकी इंजीनियरिंग वास्तव में कितनी उन्नत थी। पहेली के टुकड़े। पुमापुंकू को कभी भी खुले मैदान में रखे पत्थरों के संग्रह के रूप में नहीं बनाया गया था। इस स्थल की हर चीज उद्देश्य, देखभाल और अर्थ को दर्शाती है। इसका लेआउट, रास्ते और जिस तरह से पत्थर आवागमन को निर्देशित करते हैं, ये सभी एक ऐसे स्थान की ओर इशारा करते हैं जिसे विशेष अनुष्ठानों के लिए बनाया गया था। यह संभवतः तिवानाकू सभ्यता का एक पवित्र केंद्र था, एक ऐसा स्थान जहां लोग स्वयं से परे की शक्तियों से जुड़ने के लिए एकत्रित होते थे। तिवानाकू लोग मनुष्य, प्रकृति और अदृश्य जगत के बीच संतुलन में गहरा विश्वास रखते थे। पुमापुंकू इस विश्वास प्रणाली में स्वाभाविक रूप से समाहित है। इसका उपयोग संभवतः तिवानाकू ब्रह्मांड विज्ञान से जुड़े अनुष्ठानों के लिए किया जाता था। ये अनुष्ठान वर्ष के महत्वपूर्ण समयों को चिह्नित करने, पूर्वजों का सम्मान करने या सृजन और नवीकरण का जश्न मनाने के लिए किए जाते होंगे। यह स्थल खुला होने के साथ साथ नियंत्रित भी लगता है, आकर्षक होने के साथ साथ संरचित भी है, जो अक्सर अनुष्ठानिक डिजाइन का संकेत होता है। सबसे पुख्ता सुरागों में से एक वास्तुकला में ही निहित है। पुमापुंकू में ऐसे प्रवेश द्वार शामिल हैं जिनसे होकर गुजरना स्पष्ट रूप से तय था, न कि उन्हें अनदेखा करना। ये प्रवेश द्वार परिवर्तन के क्षण उत्पन्न करते हैं। जब कोई व्यक्ति इनसे होकर गुजरता है तो वह केवल एक स्थान से दूसरे स्थान पर नहीं जा रहा होता है, वह अर्थ की एक अलग अवस्था में प्रवेश कर रहा होता है। इस प्रकार की रचना आध्यात्मिक उद्देश्य का संकेत देती है। प्रवेश द्वार एक शक्तिशाली प्रतीक है जो अक्सर परिवर्तन, पुनर्जन्म या दैवीय शक्ति से जुड़ाव से संबंधित होता है। आंगन भी सावधानी पूर्वक योजना का प्रमाण देते हैं। उनका विन्यास आकस्मिक नहीं होता। ये स्थान दृष्टि और आवागमन को निर्देशित करते हैं, जिससे यह निर्धारित होता है कि समूह कैसे एकत्रित होते थे और ध्यान कहाँ केंद्रित होता था। इन खुले स्थानों का उपयोग बड़े समारोहों के लिए किया जाता रहा होगा, जहां अनेक लोग खुले आकाश के नीचे एक साथ खड़े होते थे। इन क्षेत्रों का आसपास की संरचनाओं से संबंध यह दर्शाता है कि ये निजी स्थान नहीं बल्कि एक साझा अनुभव का हिस्सा थे। कई शोधकर्ताओं का मानना है कि खगोलीय अवलोकन ने इस संरचना को बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तिवानकू लोग सूर्य, आकाश और ऋतुओं का बारीकी से अवलोकन करते थे। उनका जीवन इस बात पर निर्भर था कि वे कब बुवाई और कटाई करें। पुमापुंकू ने संभवतः इसी ज्ञान को प्रतिबिंबित किया होगा, जिसमें आकाश की गति को धरती पर जीवन से जोड़ा गया होगा। ये पत्थर चिह्नक के रूप में कार्य करते होंगे, जिससे लोगों को समय और ब्रह्मांडीय व्यवस्था को समझने में मदद मिली होगी। एक अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न स्थल की स्थिति से संबंधित है। कुछ साक्ष्यों से पता चलता है कि पुमापुंकू का निर्माण कभी पूरी तरह से संपन्न नहीं हुआ। कई पत्थर तराशे हुए प्रतीत होते हैं, लेकिन उन्हें कभी अपनी जगह पर स्थापित नहीं किया गया। अन्य पत्थर बिखरे पड़े हैं, मानो काम अचानक रुक गया हो। इससे अचानक परित्याग की संभावना बढ़ जाती है। सामाजिक परिवर्तन से नेतृत्व या विश्वास प्रणालियों में व्यवधान उत्पन्न हो सकता था। पर्यावरणीय परिवर्तन से कृषि और संसाधनों पर प्रभाव पड़ सकता था। कारण चाहे जो भी हो, निर्माण कार्य योजना से पहले ही समाप्त हो गया लगता है। फिर भी स्थल की मूल भावना में कोई कमी नहीं दिखती। डिजाइन अब भी बरकरार है। इससे पता चलता है कि निर्माताओं के पास शुरुआत से ही एक स्पष्ट दृष्टिकोण था।
प्यूमा पुंकू कोई आकस्मिक या प्रयोगात्मक परियोजना नहीं थी। यह एक योजना के अनुरूप बनाई गई थी, भले ही वह योजना पूरी तरह से साकार न हो पाई हो। अनुष्ठानिक उपयोग के अलावा पुमा पुंकू व्यावहारिक दृष्टि से भी उन्नत योजना के संकेत दिखाता है। पत्थर की नालियों और तराशे हुए ब्लॉकों की उपस्थिति जल प्रणालियों की ओर इशारा करती है। ये प्रणालियां संभवतः स्थल पर जल प्रवाह को नियंत्रित करती थीं। पानी का उपयोग सफाई, अनुष्ठानिक स्नान या प्रतीकात्मक गतिविधियों के लिए किया जा सकता था। तिवानाकू की मान्यता में जीवन और शक्ति से गहराई से जुड़ा हुआ था। पत्थर के माध्यम से इसे प्रवाहित करना गहरा अर्थ रखता होगा। यह स्थल नागरिक संगठन को भी दर्शाता है। पुमा पुंकू के निर्माण में समाज के कई स्तरों पर सहयोग की आवश्यकता थी। श्रमिकों को भोजन और आश्रय प्रदान करना आवश्यक था। कार्यों का समन्वय आवश्यक था। सामग्री समय पर पहुंचनी चाहिए थी। संगठन का यह स्तर दर्शाता है कि पुमा पुंकू एक व्यापक सामाजिक व्यवस्था का हिस्सा था। यह रोजमर्रा की जिंदगी से अलग थलग नहीं था, बल्कि उसमें रचा बसा था। अपने मूल रूप में प्यूमा पुंकू पवित्र और कार्यात्मक दोनों प्रतीत होता था। यह स्थल आध्यात्मिक आवश्यकताओं की पूर्ति के साथ साथ तिवानकू नियोजन की शक्ति को भी दर्शाता है। यह स्थल किसी एक उत्तर को थोपता नहीं है, बल्कि चिंतन को आमंत्रित करता है। क्या पुमा पुंकू मानव और दिव्य के बीच एक मार्ग का प्रतीक था, या यह पवित्र स्थान से होकर वास्तविक आवागमन को निर्देशित करने वाली एक भौतिक सीमा थी? सुलझे हुए रहस्य को सुलझाना। लंबे समय से पुमा पुंकू सनसनीखेज दावों से घिरा रहा। कुछ लोगों का कहना था कि मनुष्य इसे बना ही नहीं सकते थे। कुछ लोगों ने लुप्त महाद्वीपों या पृथ्वी के बाहर से आए आगंतुकों की बात की। ये विचार तेजी से फैल गए क्योंकि वे चौंकाने वाले और रोमांचक थे। लेकिन पुरातत्व रोमांच पर आधारित नहीं है, यह साक्ष्यों पर आधारित है। सावधानीपूर्वक किए गए शोध से पता चला है कि ये अतिवादी विचार स्थल पर पाए गए तथ्यों से मेल नहीं खाते। पुमा पुंकू का निर्माण मनुष्यों द्वारा किया गया था। इसका निर्माण न तो एलियंस ने किया था और न ही किसी विलुप्त महासभ्यता ने। इसके निर्माता तिवानकू लोग थे, जिन्होंने अपने अनुभव से प्राप्त ज्ञान का उपयोग किया और पीढ़ियों से इसे साझा किया। यह निष्कर्ष काल निर्धारण विधियों, सामग्री अध्ययन और स्थापत्य तुलना द्वारा समर्थित है। पुमा पुंकू रहस्य का असली समाधान पहचान से जुड़ा नहीं है, यह प्रक्रिया से जुड़ा है। पुरातत्व विज्ञान अब यह पूछने से आगे बढ़ चुका है कि इसे किसने बनाया, और अब यह समझने की ओर अग्रसर है कि इसे कैसे बनाया गया। यह बदलाव एक ऐसी कहानी को उजागर करता है जो कल्पना से कहीं अधिक अर्थपूर्ण है। इस समझ में आधुनिक अध्ययनों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। त्रिआयामी स्कैनिंग शोधकर्ताओं को पत्थर की सतहों का अत्यधिक सटीकता से अध्ययन करने की अनुमति देती है। इन स्कैन से कई पत्थरों पर एक समान माप और सुसंगत आकृतियां दिखाई देती हैं। इससे पता चलता है कि निर्माताओं ने साझा मापन प्रणालियों का उपयोग किया था। लिखित संख्याओं के अभाव में भी उन्होंने स्पष्ट नियमों का पालन किया। प्रायोगिक पुरातत्व ने अंतर्दृष्टि का एक और आयाम जोड़ा है। तिवानाकू लोगों के पास उपलब्ध औजारों का उपयोग करके पत्थर तराशने की तकनीकों को पुनः रचकर शोधकर्ताओं ने दिखाया है कि आधुनिक मशीनों के बिना भी सटीकता संभव है। पत्थर की छेनी, हथौड़े और रेत से घिसने की तकनीक का सावधानीपूर्वक और धैर्यपूर्वक उपयोग करने पर कठोर पत्थर को भी आकार दिया जा सकता है। इन तरीकों में समय लगता है, लेकिन बिल्डरों ने समय का भरपूर निवेश किया। योजना बनाना अनिवार्य था।
प्यूमा पुंकू का उदय संयोग से नहीं हुआ। इसके लिए सुव्यवस्थित संगठन की आवश्यकता थी। पत्थरों को खदानों से निकालना, स्थानांतरित करना, आकार देना और एक विशिष्ट क्रम में रखना पड़ता था। श्रमिकों को प्रशिक्षण और नेतृत्व की आवश्यकता थी। संसाधन ऊंचे खेतों ने कठिन परिस्थितियों में भी भोजन उत्पादन में मदद की। इससे लोगों के बड़े समूह भूख का सामना किए, लंबे समय तक चलने वाली परियोजनाओं पर काम कर सके। समाज और इंजीनियरिंग ने एक दूसरे का समर्थन किया। इन स्पष्टीकरणों के बावजूद पुमा पुंकू विस्मित करना जारी रखता है। यह इस धारणा को चुनौती देता है कि प्राचीन समाज सीमित या सरल थे। कई लोग अब भी मानते हैं कि प्रगति आधुनिक प्रौद्योगिकी की ओर एक सीधे मार्ग का अनुसरण करती है। पुमा पुंकू यह दर्शाता है कि बुद्धिमत्ता और रचनात्मकता अनेक रूप धारण कर सकती है। असली आश्चर्य छिपी हुई मशीनों या लुप्त ज्ञान में नहीं है, बल्कि यह एहसास है कि प्राचीन मनुष्य अक्सर माने जाने वाले से कहीं अधिक सक्षम थे। उन्होंने अपने आसपास की दुनिया को बारीकी से देखा, उन्होंने अपनी गलतियों से सीखा, उन्होंने अपने तरीकों में सुधार किया। समय के साथ इसके परिणाम स्वरूप ऐसे परिणाम सामने आए जो आज भी प्रासंगिक हैं। प्यूमा पुंकू इसलिए आकर्षक है क्योंकि यह समझ की सीमा पर स्थित है। हम जानते हैं कि इसे किसने बनाया है, हमें मोटे तौर पर पता है कि इसे कैसे बनाया गया था। फिर भी इसमें लगे प्रयास की विशालता और परिणाम की सुंदरता विस्मयकारी बनी रहती है। दहलीज पर पहरेदार। पुमा पुंकू केवल भारी पत्थरों और सावधानी पूर्वक इंजीनियरिंग का स्थान ही नहीं था, बल्कि यह प्रतीकों, रक्षकों और अर्थों से भरा हुआ स्थान भी था। चबूतरे से जुड़ी हर चीज यह संकेत देती है कि इस स्थल को यहां आने वालों को प्रभावित करने, उनकी रक्षा करने और उनका मार्गदर्शन करने के लिए बनाया गया था। कहानी पुमा पुंकू के केंद्र के पास खड़े विशाल स्तंभों से शुरू होती है। पुमा पुंकू पठार टीले से जुड़े कम से कम 2 अखंड शिलाखंड हैं। इनमें से एक को पुमा पुंकू अखंड शिलाखंड या पुमा पुंकू स्टेला के नाम से जाना जाता है। यह पत्थर का स्मारक पुमा पुंकू परिसर के पश्चिम में खोजा गया था। इसे पहली बार सन 1876 में तस्वीरों में कैद किया गया था। उस समय की तस्वीरों में भी यह अखंड स्तंभ शक्तिशाली और सुनियोजित प्रतीत होता था, जो इस स्थल के महत्व की याद दिलाता था। अखंड स्तंभों को बिना किसी कारण के स्थापित नहीं किया जाता था। ये अक्सर साक्ष्य पुमा पुंकू के प्रवेश द्वार की रक्षा करने वाली चाच पुमा नामक मूर्तियों की उपस्थिति की ओर भी इशारा करते हैं। ये आकृतियां तिवानकू परिसर के अन्य भागों, विशेष रूप से अकापाना में भी पाई जाती हैं। चाचपुमा को आमतौर पर प्रवेश द्वार के दोनों ओर एंडेसाइट के चबूतरे पर स्थापित किया जाता था। इस संतुलित व्यवस्था ने एक सशक्त दृश्य संदेश उत्पन्न किया। प्रवेश करने वाला कोई भी व्यक्ति सीधे इनके बीच से गुजरता। चाचा पुमास की उपस्थिति का उद्देश्य तीव्रता उत्पन्न करना था। वे साहसी और स्पष्ट थे। इन आकृतियों का उद्देश्य चेतावनी देना, रक्षा करना और उनके परे के स्थान की पवित्रता को बनाए रखना था। कुछ शोधकर्ताओं का मानना है कि ये मूर्तियां बलिदान के विचार का प्रतिनिधित्व करती थीं। इस मत के अनुसार पुमा पुंकू जैसी विशाल संरचनाओं में प्रवेश करने के लिए एक प्रकार की भेंट चढ़ाना आवश्यक था। यह भेंट शाब्दिक अर्थ में थी या प्रतीकात्मक अर्थ में, यह स्पष्ट नहीं है, लेकिन यह स्पष्ट है कि इन चित्रों के माध्यम से शक्ति, नियंत्रण और गंभीरता का भाव व्यक्त होता था। पुमा पुंकू में बिना आदर दिखाए प्रवेश करना मना था। एक और महत्वपूर्ण संबंध पुमा पुंकू को प्रसिद्ध सूर्य द्वार से जोड़ता है। कुछ विद्वानों का मानना है कि यह द्वार
मूल रूप से पुमा पुंकू परिसर का ही हिस्सा था। यह विचार पुमा पुंकू में पत्थरों पर मिले चिन्हों से आया है, जो सूर्य द्वार पर बने डिजाइनों से काफी मिलते जुलते हैं। ये समान पैटर्न दोनों संरचनाओं के बीच एक मजबूत संबंध का संकेत देते हैं। एलन कोलाटा के शोध के अनुसार सूर्य द्वार पर खुदा गया सीढ़ीदार चबूतरा पुमा पुंकू का ही एक शैलीबद्ध चित्रण है। यदि यह व्याख्या सही है तो इससे पता चलता है कि पुमा पुंकू ने तिवानकु विचारधारा में एक केंद्रीय भूमिका निभाई थी। यह इतनी महत्वपूर्ण थी कि संस्कृति के सबसे प्रतिष्ठित स्मारकों में से एक में इसे प्रतीकात्मक रूप से दर्शाया गया था। इस विचार का समर्थन सूर्य द्वार के पिछले भाग से भी मिलता है। वहां उकेरे गए पैटर्न पुमा पुंकू में पत्थर की शिलाओं और द्वारों पर पाए जाने वाले डिजाइनों से मेल खाते हैं। इन समानताओं के कारण कुछ शोधकर्ताओं का मानना है कि सूर्य द्वार कभी पुमा पुंकू का मुख्य प्रवेश द्वार रहा होगा। इसका अर्थ यह होगा कि पुमा पुंकू केवल एक और संरचना नहीं थी, बल्कि आवागमन, अनुष्ठानों और आस्था का केंद्र बिंदु थी। इन सभी तत्वों को एक साथ देखने पर एक स्पष्ट तस्वीर सामने आती है। पुमा पुंकू शक्तिशाली प्रतीकों से घिरा हुआ था, विशाल शिलाखंडों से चिह्नित था और संभवतः तिवानकु जगत के सबसे महत्वपूर्ण द्वारों में से एक से प्रवेश किया जाता था। हर विवरण नियंत्रण, इरादे और प्रतीकात्मकता का संकेत देता है। ये पत्थर केवल सजावट के लिए नहीं थे, वे लोगों द्वारा उस स्थान का अनुभव करने के तरीके को आकार देने में सक्रिय भागीदार थे। पुमा पुंकू को सावधानीपूर्वक उपयोग करने के लिए डिजाइन किया गया था। हर कदम पुमा पुंकू के महत्व को पूरी तरह से समझने के लिए इसे बनाने वाली सभ्यता का अध्ययन करना आवश्यक है। तिवानकु सभ्यता ईसा पूर्व 700 से 1000 ईस्वी के बीच अपने चरम पर थी। इस दौरान पुमा पुंकू जैसे चबूतरे और बाड़ों का उपयोग अपने चरम पर था। शहर का केंद्र और आसपास के क्षेत्र 10,000 से 20,000 लोगों की आबादी का भरण पोषण करने में सक्षम थे। इतनी बड़ी आबादी एक प्रभावशाली अवसंरचना प्रणाली के कारण संभव हो पाई थी। तिवानकु जनजाति ने 30 वर्ग मील से अधिक क्षेत्र में फैला एक जटिल सिंचाई नेटवर्क विकसित किया था। इस प्रणाली ने आलू, क्विनोआ, मक्का और अन्य पौधों जैसी फसलों की खेती को बढ़ावा दिया। इन कृषि पद्धतियों ने लोगों को चुनौतीपूर्ण वातावरण में जीवित रहने और फलने फूलने में सक्षम बनाया। अपने चरम पर तिवानाकु संस्कृति ने टिटिकाका झील बेसिन पर अपना वर्चस्व स्थापित किया था। इसका प्रभाव अब बोलिविया और चिली कहलाने वाले कुछ हिस्सों तक भी फैला हुआ था। विचार, वस्तुएं और मान्यताएं इस विशाल क्षेत्र में व्याप्त थीं। पुमा पुंकू इस सांस्कृतिक जगत के सबसे महत्वपूर्ण केंद्रों में से एक था। यह संभवतः अनुष्ठानों, सभाओं और तीर्थयात्रा का स्थान था। इस मजबूती के बावजूद तिवानकु सभ्यता लंबे समय तक नहीं टिक पाई। लगभग सन 1000 ईस्वी के आसपास यह संस्कृति तेजी से विघटित हो गई। पुरातत्वीय साक्ष्य धीमी गिरावट के बजाय अचानक हुए परिवर्तन का संकेत देते हैं। शोधकर्ताओं का मानना है कि इसका संभावित कारण तेजी से शुरू हुआ लंबा सूखा था। पानी की कमी होने पर फसलों की पैदावार में भारी गिरावट आई। इतनी बड़ी आबादी के लिए पर्याप्त भोजन न होने के कारण लोग संभवतः आसपास के पहाड़ी क्षेत्रों में बिखर गए। समय के साथ शहर वीरान हो गया। ऐसा लगता है कि पुमा पुंकू का निर्माण अधूरा ही रह गया था। पत्थर लगाने के लिए तैयार किए गए थे, लेकिन उन्हें कभी अपनी जगह पर नहीं रखा गया। निर्माणकर्ता चले गए और स्थल पर सन्नाटा छा गया। आधुनिक समय में पुमा पुंकू कई झूठे और भ्रामक सिद्धांतों का केंद्र बन गया।
इसका व्यापक रूप से उपयोग लुप्त महाद्वीपों और अलौकिक हस्तक्षेप से जुड़े छद्म वैज्ञानिक दावों में किया जाता रहा है। हजारों वेबसाइटें और कार्यक्रम इन विचारों को बढ़ावा देते हैं, अक्सर पुरातात्विक साक्ष्यों की अनदेखी करते हुए। पुरातत्वविद जेबजे कार्ड ने पाया है कि पुमा पुंकू अक्सर वैकल्पिक पुरातत्व, विशेष रूप से प्राचीन एलियन सिद्धांतों पर केंद्रित पुस्तकों और टेलीविजन कार्यक्रमों में दिखाई देता है। इन विचारों के समर्थक अक्सर उत्कृष्ट पत्थर की कारीगरी और उच्च ऊंचाई वाले स्थान को मानव संलिप्तता पर संदेह के कारणों के रूप में प्रस्तुत करते हैं। अन्य पुरातत्वविद इससे पूरी तरह असहमत हैं। एलेक्सी व्रानिच बताते हैं कि पुमा पुंकू के अच्छी तरह से संरक्षित स्थानीय पूर्ववर्ती अवशेष मौजूद हैं। पुकारा और चिरिपा जैसे स्थलों पर मिली विशाल संरचनाएं पुमा पुंकू तक के स्थापत्य विकास को स्पष्ट रूप से दर्शाती हैं। ये खोजें अलौकिक प्रौद्योगिकी के दावों के विरुद्ध ठोस प्रमाण प्रस्तुत करती हैं। चिरिपा में पुमा पुंकू जैसी इमारतों को भंडारण संरचनाओं के रूप में पहचाना गया है। इनमें टोकरियों के निशान और भोजन के अवशेष मिले हैं। इससे पता चलता है कि इस स्थापत्य शैली के व्यावहारिक उपयोग थे और यह समय के साथ स्थानीय स्तर पर विकसित हुई। व्रानिच इस बात पर भी जोर देते हैं कि कई शौकिया और छद्म पुरातत्वविद तिवानकू वास्तुकला को गलत समझते हैं। पत्थर की नक्काशी की सटीक ज्यामिति किसी अलौकिक सहायता या लुप्त सभ्यता का प्रमाण नहीं है। यह टिटिकाका झील बेसिन में विकसित मानव ज्ञान और कौशल का परिणाम है। वर्ष 2019 में जॉन्स हॉपकिंस विश्वविद्यालय के फ्रैंको डिहान रॉसी ने प्राचीन अलौकिक सिद्धांतकारों की इस बात के लिए आलोचना की कि वे आयमारा लोगों को केवल पाषाण युग के लोग बताते हैं। आधुनिक पुरातत्व इस विचार को स्पष्ट रूप से खारिज करता है। तिवानकू कुशल अभियंता, योजनाकार और विचारक थे। कुछ सिद्धांत यह सुझाव देते हैं कि पुमा पुंकू और आसपास के स्मारक जैसे अकापाना, कलिसत्सिया, पुतुनी और कराकला आध्यात्मिक और अनुष्ठानिक केंद्रों के रूप में कार्य करते थे। ये संरचनाएं मिलकर एंडीज पर्वतमाला का केंद्र बन सकती थीं। तीर्थयात्री इनकी सुंदरता और शक्ति का अनुभव करने के लिए लंबी दूरी तय करते रहे होंगे। इन संरचनाओं ने आसपास के परिदृश्य को रूपांतरित कर दिया। पुमा पुंकू को इलिमानी पर्वत के साथ एकीकृत किया गया था, जिससे इसका आध्यात्मिक महत्व और भी बढ़ गया। कुछ शोधकर्ताओं का मानना है कि मतिभ्रम पैदा करने वाले पौधों के उपयोग से इन स्थानों का अनुभव और भी तीव्र हो गया होगा। उत्तरी चिली में पाए गए तिवानकू मम्मी के बालों के नमूनों के अध्ययन से मनोसक्रिय पदार्थों के अंश मिले हैं। ये पदार्थ 1 वर्ष के छोटे बच्चों में भी पाए गए। यह प्रमाण दर्शाता है कि ये प्रथाएं तिवानकू जीवन में कितनी गहराई से समाई हुई थीं। अंततः पुमा पुंकू मानवीय उपलब्धि का एक सशक्त उदाहरण है। इसकी कहानी परियों या खोई हुई दुनियाओं की नहीं है। यह विश्वास, कौशल, उत्थान और हानि की कहानी है। पत्थर चुपचाप खड़े हैं, सुनने को तैयार लोगों को सच्चाई बता रहे हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो लाइक और सब्सक्राइब करें और साथ ही अपनी स्क्रीन पर दिखाए गए अगले वीडियो पर क्लिक करें।